Okay, hello. What's up, guys? How are you? I hope you are doing well. And आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 जो कि इंडियन पॉलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये पार्ट 1 है। इसके अलावा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी जो वीडियो है वो भी आएगा आगे। और उसके सबसे ये है आईएएस सिविल सर्विस कोर्स, ठीक है। और आप ही जानते हैं ये लवासना है, कहाँ पड़ा है मसूरी, जो आप लोग को सबका फोकस होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये है आईएएस ट्रेनिंग सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग एक मैसेज पढ़ेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, मतलब आप लोग जो है सक्सेस स्टोरीज मत पढ़िए। यू विल ओनली गेट अ मैसेज, मतलब आप लोग जो उसमें क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा। मैसेज के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। रीड फेलियर स्टोरीज, आप लोग जो है फेलियर स्टोरीज पढ़िए। यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। उसमें क्या होगा, आप लोग को जो है उसमें एक सक्सेस मतलब मिलने का कुछ आइडिया मिलेगा जो आप लोग का काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का। वो किसके ऊपर बेस्ड है, इंडियन पॉलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये पार्ट 1 लेक्चर है, ओके। नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 ऑन इंडियन पॉलिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following statements is or are true of the fundamental duties of an Indian citizen? Okay, so your options are given here. Option number 1, a legislative process has been provided to enforce these duties, मतलब एक legislative process को provide किया जाता है, has been provided to मतलब इस ड्यूटी को enforce करने के लिए, मतलब एक legislative process जो इसको मतलब लाया जाता है इसको enforce करने के लिए। और नंबर 2 में क्या है, दे आर कोरिलेटिव्स टू लीगल ड्यूटीज, मतलब ये लीगल ड्यूटी से कोरिलेटिव करता है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो ये किसके बारे में बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन जो आर्टिकल 51 में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा नाइदर 1 नॉट 2, मतलब ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स द ड्यूटी, इसको एनफोर्स नहीं किया जाता है, ये फॉल्स है। और ये लीगल ड्यूटीज से भी कोई रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। तो हम लोग का आंसर होगा नाइदर 1 और नॉट 2, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आर्टिकल 51 और पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब जो है आर्टिकल 51 में पार्ट 4A में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, बोला जाता है, ठीक है। तो विच वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 में इसको ऐड किया गया था। वो अमेंडमेंट कितना था, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका अपन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरोन सिंह कमेटी, जो कमेटी को जो कमेटी के बारे में आप लोग को जानना चाहिए वो है सरोन सिंह कमेटी, उसमें रिकमेंडेशन दिए थे। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और आप लोग को जानना चाहिए देन इट वाज 10 इन नंबर, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 10 थे, ठीक है। एंड इट वाज इंक्रीज्ड टू 11 बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। और 2002 में क्या किया, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट में इसको 11 मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है प्रोवाइड किया गया, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब पहले था नंबर 10, अब हो गया नंबर 11। कब हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। Citizens are morally obligated by the constitution to perform these duties, मतलब इसमें क्या है कि legal duties है नहीं, ये moral duties है, ठीक है, मतलब ये justiciable नहीं है, ठीक है। So however like directive principles these are non-justiciable, okay, मतलब जो हम लोग जानते हैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके जैसा ये भी नॉन जस्टिसेबल में इसमें क्या है कि इसमें आप कोर्ट जो है आप मतलब कोर्ट में इसको आप कोई जो है मतलब इसमें कोर्ट में कोई इंक्वायरी नहीं होगा और विदाउट एनी लीगल
एक्शन इन केस ऑफ देयर वायलेशन और नॉन कॉम्प्लायंस, मतलब इसमें अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज और नथिंग बट मोरल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 51 में है, ठीक है। इसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ड्यूटीज क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मतलब क्या है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, इसको क्या है, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और मानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और जो नेशनल स्ट्रगल मतलब में जो फॉर फ्रीडम हिस्सा लिए थे उसके उनका हमको चेरिश करना चाहिए, ठीक है, और उन लोग का जो अच्छा आइडिया है उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और मतलब सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना चाहिए और प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब आप लोग को जो है कंट्री को अपने आप कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, और जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको नेशनल सर्विस में जो है शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and religious or functional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women, okay। मतलब इसमें आपको क्या करना है, हार्मोनी रखना चाहिए और ब्रदरहुड रखना चाहिए, ठीक है, और कोई रिलीजन के मतलब एक जो है उस सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी जो मतलब ऐसा कोई कस्टम है जो आपको ये फॉलो नहीं करना चाहिए, जो क्या है कि साइंटिफिक ना हो, ठीक है। और क्या है नंबर, उसके बाद क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो इंडिया में अलग अलग कल्चर है उसमें आपको क्या करना है, उसको वैल्यू देना है और उसको प्रिजर्व भी करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, मतलब इसके अलावा इसके बाद क्या है, आपको फॉरेस्ट, लेक्स और रिवर्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब आप लोग को जो साइंटिफिक टेम्पर आना चाहिए, ह्यूमनिज्म आना चाहिए, आप लोग के अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ठीक है, और आप लोग को जो है स्पिरिट होना चाहिए, इंक्वायरी, सवाल पूछने का और रिफॉर्म करने का भी। नेक्स्ट क्या है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, ठीक है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है सेफगार्ड देना है, ठीक है, और वायलेंस जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कंस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, और आप लोग जो इंडिविजुअली हो और चाहे इंडिविजुअली हो या ग्रुप में हो, ऐसा कुछ करना चाहिए जो देश का नाम हो, ठीक है। तो ये सब है सब फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था, जो कि कहां पर है, आर्टिकल 51 में है और पार्ट 4 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following objectives is not embedded in the preamble to the Constitution of India, इनमें से कौन सा है जो प्रीएम्बल में नहीं है, ठीक है, मतलब मेंशन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए है लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन सी क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी में है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। और इसमें सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है इकोनॉमिक लिबर्टी, जो कि मेंशन नहीं किया गया है। कहां पर मेंशन नहीं किया गया है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका प्रीएम्बल है, इसमें जो है इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में आपको कुछ मेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो हम पहले प्रीएम्बल को पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट। देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट इसमें मेंशन किया गया, तो ये सही है, इसको मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को भी मेंशन किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो बिलीफ को भी मेंशन किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में अभी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है,
equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1949 में 26 नवंबर को जो इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसको एनफोर्स कब किया गया था आप लोग को पता होगा, 26 जनवरी 1950 में इसको जो है इनैक्ट किया गया था, एनफोर्स किया गया था, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज द रिपब्लिक डे। ठीक है, तो 1949 में 26 नवंबर में इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए हम लोग क्या है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरफ से जो है सेलिब्रेट करते हैं, उस डे को मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसलिए जो है कि प्रियम्बल जो है क्लियरली प्रोटेक्ट्स द vision of the constitution makers as in what kind of rights and society they envisage for India। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि लिबर्टी ऑफ थॉट सही है, इसमें मेंशन है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मेंशन है, और लिबर्टी ऑफ बिलीफ इसमें मेंशन है, और इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में प्रियम्बल में कुछ नहीं है। तो ये है, तो इसमें डी बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। You can see democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू क्या है, इसमें सबसे मतलब डेमोक्रेसी किस लिए माना जाता है कि लोग है। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। ठीक है, और जो हम लोग जो आम लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, तो इसका जो इंटेलिजेंस और कैरेक्टर। और बी ऑप्शन में क्या है, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। सी में क्या है, सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन। ऑप्शन डी में क्या है, बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। ओके, तो इनमें से सब सही ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। मतलब डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग कोई भी जो है आम आदमी है, चाहे ऑर्डिनरी पीपल हो, वो लड़ सकते हैं इलेक्शन में, और रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, चाहे मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो वहां पर जाके अपना देश में जो है अपना देश के लिए सेवा दे सकते, सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो है सुपीरियर कैरेक्टर है। ठीक है, सुपीरियर वर्च्यू है। तो मतलब कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर वो उसके अंदर मतलब डेमोक्रेसी उसको मौका देगा। तो और चाहे सीएम बनने का और एनी अदर मिनिस्टर, तो डेमोक्रेसी का यह है कि कोई भी ऑर्डिनरी पीपल इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया है नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो गया, सबसे सही ऑप्शन हो गया ए। तो हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कुछ नहीं, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी पीपल के पीपल है, और बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ओके, तो इसमें एक्सप्रेशन क्या हो गया, डेमोक्रेसी सुपीरियर बिकॉज इट अलाउज ए राइट टू एनवॉय अबाउट सिटीजन विदाउट एनी एजुकेशन और हेल्थ क्राइटेरियन। मतलब आप लोग को जो है ऑर्डिनरी पीपल के इलेक्शन लड़ने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए और कोई हेल्थ क्राइटेरिया भी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए कि आप लोग फिजिकल फिट होंगे तभी आप लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे। और डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द सिटीजंस एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली और इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। मतलब आम लोग से जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव निकलता है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो आगे जाकर देश के लिए सेवा करते हैं, और गवर्निंग बॉडी और गवर्नमेंट अपना सरकार बनाता है। तो जो हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक लोकसभा है और नंबर 2 है राज्यसभा। तो इसके अलावा और भी अदर फीचर्स है। अदर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। मतलब जो माइनॉरिटी पीपल है उसके लिए राइट, अलग से राइट दिया जाता है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, योर जुडिशियरी इंडिपेंडेंस हम लोग जानते हैं, पर जो 3 चीज होता है, एक होता है गवर्नमेंट में क्या होता है, फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट है लेजिस्लेटिव। ओके, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, 3 पिलर है लेजिस्लेटिव। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है एग्जीक्यूटिव। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है एग्जीक्यूटिव। और नंबर 3 में क्या है, जुडिशियरी।
ठीक है, और तीनों जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है और एक देश जो है ऐसे ही चलता है। एक है लेजिस्लेटिव, लॉ मेकर हो, और हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट में दो हाउस है, चाहे अपना अपर हाउस है लोअर हाउस को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जानते हैं हम लोग प्रेसिडेंट, उसमें हेड होते हैं, और जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है और को है मतलब सब एक मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेटर है, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसमें सबसे मतलब मेन एडवांटेज क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है। बी ऑप्शन में क्या है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इट इज मोर एफिशिएंट, मतलब इसमें क्या है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी होता है और अच्छे से काम होता है, एफिशिएंट है। ऑप्शन सी में क्या है, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल, एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पांसिबल है सब कुछ के मतलब काम होने के लिए। और डी ऑप्शन में क्या आता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट का हेड है वो अगर इलेक्शन नहीं होता है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। तो इसमें सबसे मेन एडवांटेज क्या हो गया, मेन एडवांटेज हो गया कि एग्जीक्यूटिव जो है रिमेन्स रिस्पांसिबल, ये हो गया इसका सही आंसर, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटर। ठीक है, मतलब जो लेजिस्लेटर पॉलिसी मतलब में बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव है मेन रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर एंड थ्रू लेजिस्लेचर इट इज रिस्पांसिबल टू एंड आंसरेबल टू पीपल, मतलब कोई भी अगर चाहे एमपी हो एमएलए हो, जो कोई भी पॉलिसी बनाता है या चाहे कोई भी मिनिस्टर हो कोई भी डिपार्टमेंट का, तो वो जो पॉलिसी बनाता है उसका काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, ये जो है इस जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है उसको पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है ग्राउंड लेवल तक, और अगर काम नहीं हुआ तो इसको जनता को मतलब आंसर देगा या उत्तरदायित्व कौन देगा, ये देगा एमपी और एमएलए मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव के रिस्पांसिबल किसके हैं, मतलब लेजिस्लेचर के रिस्पांसिबल हैं। और क्या है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस of a state where the executive branch derives its democratic legitimacy from its ability to command and competence of the legislative branch। तो इसलिए क्या है, हर साल जो हम लोग जानते हैं यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसमें जो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस हो, अलग अलग जो घटक का हम लोग जानते हैं सिविल सर्विस निकलता है, उसमें जो है कि पार्लियामेंट में क्या है एमपी या स्टेट में हम लोग जानते हैं एमएलए, तो ये लोग जो पॉलिसी बनाता है और इसको ग्राउंड लेवल तक कौन ले जाता है, एग्जीक्यूटिव ले जाता है। और इसके अगर अंदर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो इसमें कहां पर जाता है, ये जाता है जुडिशियरी में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव किसके ऊपर रिस्पांसिबल है, मतलब क्या है किसके ऊपर, मतलब जो लेजिस्लेचर रिस्पांसिबल है, और ये लेजिस्लेचर किसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी किसके पास है, पब्लिक के ऊपर। मतलब अगर इसका पॉलिसी ठीक से काम नहीं करे तो इसको गवर्नमेंट में नहीं रखेंगे पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब इनमें से क्या है कि राइट्स और ड्यूटीज में करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट्स आर कोरिलेटिव्स विद ड्यूटीज, मतलब राइट्स और ड्यूटीज दोनों कोरिलेटिव, दोनों एक ही हैं। और नंबर बी में बी ऑप्शन में क्या है, राइट्स आर पर्सनल हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, राइट्स पर्सनल होता है और क्या है वो सोसाइटी और ड्यूटीज से इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन सी में क्या है, राइट्स नॉट ड्यूटीज, राइट ड्यूटी नहीं है, और इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द सिटीजन, मतलब राइट्स ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी नहीं है एक सिटीजन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और बी ऑप्शन में क्या है, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, मतलब ड्यूटी जो मतलब ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, राइट इंपॉर्टेंट नहीं है, और स्टेट में स्टेबलाइजेशन रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया राइट्स आर कोरिलेटिव्स विद ड्यूटीज। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड,
has envisaged a holistic approach towards civic life in a democratic polity. ठीक है, and certain rights have been guaranteed within the constitution as fundamental rights. हम लोग जानते हैं जो constitution में fundamental rights दिया गया है. Since human conduct cannot be confined to the realm of the fundamental rights, the constitution has envisaged certain duties. मतलब सिर्फ fundamental rights देने के कुछ नहीं होगा, कुछ duties भी रखना चाहिए, which are co-related to the rights. मतलब जितना आपको rights मिला उतना आपको कुछ ना कुछ duties भी आपको करना चाहिए. And these duties have been described as fundamental duties. ठीक है, और इस ड्यूटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. अब जो इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज. तो जो राइट्स है हम लोग क्या है, ये जस्टिसेबल है, और ड्यूटीज क्या है, जस्टिसेबल नहीं है. मतलब अगर राइट्स में हम लोग अगर राइट्स नहीं मिलता है तो हम लोग क्या कोर्ट में जा सकते हैं, और ड्यूटीज अगर वायलेशन होता है तो आप लोग कोर्ट में, गवर्नमेंट जो है सिटीजन के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते. मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है. नेक्स्ट, ओके, थैंक यू गाइस. तो हम लोग आज ये पार्ट 1 हो गया. पार्ट 2 में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. लर्न समथिंग न्यू टू. आप लोग जो है कोई भी डेली जो है कोई एक नया चीज सीखिएगा, और हम लोग 3 चीज के बारे में हम लोग को अवेयरनेस देना चाहेंगे. ठीक है, एक है कि स्टे होम, स्टे सेफ, और वेयर मास्क. आप लोग जहाँ तेज पढ़ने सिचुएशन में आप लोग को जो है घर में रहना है, और आप लोग को जो है मास्क यूज करने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है कि प्लांट और ट्री एंड गेट ऑक्सीजन फॉर फ्री. मतलब आप लोग को जो है आसपास जो भी खाली जगह होगा उसमें क्या आप लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ताकि आप लोग जो है पेड़ पौधे से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ मिलता है. तो एनवायरनमेंट को मतलब बैलेंस रखने के लिए, चाहे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना बनाए रखने के लिए, कि हम लोग को क्या है जितना भी चाहिए पेड़ पौधा रखना चाहिए, लगाना चाहिए, और पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए. ठीक है. नंबर 3 में क्या है कि से नो टू प्लास्टिक. हम लोग को जो कम से कम प्लास्टिक यूज करना है. सिंगल यूज जो प्लास्टिक उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है. ओके, थैंक यू अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में. थैंक यू.